नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन सीसीएस, सीसीए, डिसिप्लिन एंड कंडक्ट रूल्स। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other examinations। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 161। Who will take a decision whether the charges have been established before passing final orders? मतलब कि अंतिम आदेश पारित करने से पहले यह निर्णय कौन लेगा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं या नहीं है। क्वेश्चन को समझते हैं। अंतिम आदेश पारित करने की शक्ति कौन किसके पास में है? कौन निर्णय लेगा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं या नहीं हुए हैं? ये कौन ले सकता है डिसीजन? ऑप्शन देखते हैं। ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, बी इंक्वायरी ऑफिसर, सी प्रेजेंटिंग ऑफिसर, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। इंक्वायरी ऑफिसर है, वो जांच करके और अपनी रिपोर्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को जारी कर देगा, जमा कर देगा। अनुशासनिक अथॉरिटी है, अनुशासनिक प्राधिकरण है, वो निर्णय लेगा कि आरोप सिद्ध हो गए हैं या नहीं हुए हैं। किसके आधार पर निर्णय लेगा? वो इंक्वायरी ऑफिसर के जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसके आधार पर। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 162। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द चेंज ऑफ हेडक्वार्टर्स ऑफ ए सस्पेंडेड ऑफिसर कैन बी ऑर्डर्ड? किन परिस्थितियों में निलंबित अधिकारी के मुख्यालय को बदलने का आदेश दिया जा सकता है? आपको मालूम है कि निलंबित अधिकारी है उसका कोई न कोई मुख्यालय निर्धारित किया जाता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के द्वारा, और उस मुख्यालय को बदलने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस, बी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर, सी इन बोथ द अबव केसेस, डी इन नन ऑफ दीज केसेस। सही उत्तर होगा सी इन बोथ द अबव केसेस। दोनों सिचुएशन में उसका मुख्यालय चेंज किया जा सकता है। ऑप्शन पहला है इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, अगर पब्लिक सर्विस के अनुसार वो जांच को प्रभावित ना कर दे और चेंज करना जरूरी हो जाता है पब्लिक सर्विस के इंटरेस्ट में। या एट द रिक्वेस्ट ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर, सस्पेंडेड ऑफिसर है उसकी रिक्वेस्ट पर भी मुख्यालय बदला जा सकता है। किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा तो दोनों सिचुएशन में मुख्यालय है वो बदला जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। सबसिस्टेंस अलाउंस ऑफ ए नॉन गजेटेड ऑफिशियल कैन बी रेमिटेड बाई? अराजपत्रित अधिकारी का निर्वाह भत्ता किसके द्वारा प्रेषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, बी चेक, सी सर्विस मनी ऑर्डर, डी पे ऑर्डर। करेक्ट आंसर इज सी सर्विस मनी ऑर्डर। इसके द्वारा भी दिया जा सकता है। सबसिस्टेंस अलाउंस है वो सर्विस मनी ऑर्डर्स के द्वारा पे किया जा सकता है निलंबित अधिकारी को। Question number 164. Where is the procedure to be followed in disciplinary cases against government servants laid down in details? हिंदी अर्थ देखते हैं। सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विस्तार से निर्धारण कहाँ किया गया है? कौन से रूल्स में ये बात बताई गई है? ऑप्शन है ए सीसीएस सीसीए रूल्स, बी सीसीएस कंडक्ट रूल्स, सी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम सेकंड, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए सीसीएस सीसीए रूल्स में ये कार्रवाई है वो बताई गई है। सही उत्तर हो जाएगा ए। Next question 165. The authority is competent to impose penalties on members of group B, C and D services are mentioned in oblique under। समूह बी, सी और डी सेवाओं के सदस्यों पर दंड लगाने के लिए सक्षम अधिकारियों का उल्लेख के तहत किया गया है? कौन से नियम के तहत किया गया है? सक्षम अधिकारी किसको माना गया है? यहाँ पर अगर आरोप, अगर पेनल्टी लगाई जाती है बी, सी और डी सेवाओं के सदस्यों पर। ऑप्शन देखते हैं। ए शेड्यूल्स टू द सीसीएस सीसीए रूल्स, बी रूल 12 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, सी रूल 11 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए शेड्यूल्स टू द सीसीएस सीसीए रूल्स। इसके तहत ये कार्रवाई है, सक्षम अधिकारी है उसका उल्लेख किया गया है
जहां पर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के सेवाओं के कर्मचारियों के लिए आरोप लगाए जाते हैं, पेनल्टीज लगाई जाती हैं। अगला सवाल है 166, द रेट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस इज प्रेस्क्राइब्ड इन, निर्वाह भत्ते की दर डैश में निर्धारित है, कौन से नियम में, कौन से एफ आर एस आर में निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए एफ आर 53, बी एफ आर 10, सी एफ आर 54, डी रूल 10 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स। सही उत्तर है ए एफ आर 53। एफ आर 53 के तहत निर्वहन भत्ता की दर है वो निर्धारित की जाती है, मतलब सब्सिस्टेंस अलाउंस। और सब्सिस्टेंस अलाउंस कब मिलता है, कौन सी सिचुएशन में सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है? कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सी परिस्थितियों में सब्सिस्टेंस अलाउंस है वो एप्लीकेबल होता है डिलिंक्वेंट ऑफिसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 167, व्हाट विल हैपन टू ए डिसिप्लिनरी केस विच इज पेंडिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन हिज डेथ? मतलब कि एक अनुशासनात्मक मामले का क्या होगा जो एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ उसकी मृत्यु पर लंबित है। सरकारी कर्मचारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और उसकी डेथ हो गई है, तो क्या होगा आगे? डेथ होने की कार्रवाई, डेथ होने के बाद में क्या कार्रवाई होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए द केस विल कंटिन्यू टू इट्स नेचुरल एंड, बी द केस विल बी ड्रॉप्ड ऑन द डेथ ऑफ द एलिज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, सी द केस विल कंटिन्यू बट नो रिकवरी विल बी मेड, D. The case will continue and recovery, if any, will be made from his settlement. Correct answer is B. The case will be dropped on the death of the alleged government servant. जैसे ही डेथ होती है, उसके जितने भी उसके ऊपर आरोप चल रहे थे या केस चल रहे थे, डिसिप्लिनरी कोई इंक्वायरी है वो पेंडिंग थी, तो वो सारे हैं वो ड्रॉप्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इंसान खत्म हो गया है तो सारी कार्रवाई है वो खत्म हो जाएंगी। Question number 168. Two government servants working in the same office make complaints against each other. Which of the following sentences is correct in such a case? एक ही कार्यालय में कार्यरत दो सरकारी कर्मचारी आपस में शिकायत करते हैं। ऐसे मामले में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? दोनों ही कर्मचारी हैं और आपस में एक दूसरे की शिकायत करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस सही होगा? ऑप्शन देखते हैं। ए the person who complained first will be inquired first, b both the accused will be tried together in one joint proceeding, c the accused in a cross cases will be tried separately and both trials should be held simultaneously, d cross complaints will not be entertained at all. सही उत्तर होगा सी, the accused in cross cases will be tried separately and both trials should be held simultaneously. दोनों ही केस है वो साथ साथ में देखे जाएंगे, दोनों इंक्वायरी हैं एक साथ में चलेंगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 169, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्डर अगेंस्ट विच एन अपील कैन बी मेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से उस आदेश की पहचान कीजिए जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। कौन से आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है, इनमें से छांटना है। ऑप्शन देखते हैं। ए एन ऑर्डर बाय द प्रेसिडेंट, बी एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सी एनी ऑर्डर ऑफ एन इंटरलोक्यूटरी नेचर ऑफ ए स्टेप इन एड ऑफ द फाइनल disposal of a disciplinary proceeding, D. Any order passed by an inquiry authority in the course of an inquiry. सही उत्तर होगा बी एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के खिलाफ जो भी सस्पेंशन ऑर्डर है उसके खिलाफ अपील की जा सकती है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। क्योंकि प्रेसिडेंट है वो कोई भी आदेश पारित करते हैं तो उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती है। और इंटरलोक्यूटरी नेचर ऑफ ए स्टेप इन एड ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, फाइनल डिस्पोजल हो गया है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं की जा सकती। डी एन ऑर्डर पास्ड बाय एन इंक्वायरी अथॉरिटी इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, जो भी ऑर्डर पास किए हैं इंक्वायरी अथॉरिटी है तो इंक्वायरी अथॉरिटी है उसके ऑर्डर के खिलाफ अपील ना करके वो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो डिसीजन लेती है उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है और तीसरा गलत है, चौथा भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा बी।
Next question 170. The date on which CCS CCA rules 1965 came into effect is, जिस तारीख को सीसीएस सीसीए नियम 1965 लागू हुआ वह कौन सी तारीख है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछा गया था। इजी क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देखते हैं। ए 1 जनवरी, बी 1 अप्रैल, सी 1 सितंबर, डी 1 दिसंबर। करेक्ट आंसर इज डी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर 1965 को सीसीएस सीसीए रूल्स हैं वो इफेक्ट में आए, मतलब प्रभावी हुए थे। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 171. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशंस ऑफ सीसीएस सीसीए रूल्स, हु इज डिफाइंड एज गवर्नमेंट सर्वेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीसीएस सीसीए रूल्स में गवर्नमेंट सर्वेंट किसको माना जाता है? हिंदी अर्थ देख लेते हैं। सीसीएस सीसीए नियमों की परिभाषा के अनुसार सरकारी कर्मचारी के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए मेंबर ऑफ ए सर्विस हु होल्ड्स ए सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन हु इज टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। बी ए मेंबर ऑफ ए सर्विस हु होल्ड्स ए सिविल पोस्ट अंडर ए स्टेट गवर्नमेंट हु इज टेम्परली प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सी a person in service of a local or other authority temporarily placed at the disposal of the central government. D all the above। सही उत्तर होगा डी ऑल दी अबव। सभी हैं वो सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आएंगे, परिभाषा में आएंगे सीसीएस सीसीए रूल्स के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन 172. फ्रॉम द फॉलोइंग सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 इज एप्लीकेबल टू, किस पर लागू होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से सीसीएस सीसीए नियम 1965 लागू होता है, किस पर लागू होता है? ऑप्शन देखते हैं। ए मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, बी रेलवे सर्वेंट ऑफ इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट, सी सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट वर्किंग इन द डिफेंस सर्विसेज, डी extra departmental agents of postal department. Correct answer is C civilian government servant working in the defense services। जो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके ऊपर सीसीएस सीसीए रूल्स लागू होते हैं, वो डिफेंस सर्विसेज में कार्य कर रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझना है, क्योंकि जो आईएएस वगैरह होते हैं इन पर सीसीएस रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होते। रेलवे एम्प्लॉइज है इनके ऊपर भी सीसीएस सीसीए रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते, उनके अपने रूल्स होते हैं। इसके साथ में एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स और पोस्टल डिपार्टमेंट है इन पर तो लागू होंगे ही नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 173. सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पोस्ट आर क्लासिफाइड इनटू डैश आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7th सीपीसी। मतलब देखते हैं 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के सिविल पदों को डैश में वर्गीकृत किया गया है। कितने भाग में, कितने ग्रुप में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। करेक्ट आंसर इज ए 3 ग्रुप्स में, 3 ग्रुप में बांटा गया है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने के बाद में सिविल पदों को बांटा गया है 3 टाइप में, 3 ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174. नेम द लेवल टू विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंग्स टू इफ ही वाज अपॉइंटेड टू ए सेंट्रल सिविल पोस्ट कैरिंग द ग्रेड पे ऑफ रुपीज 4600 इन द स्केल ऑफ पे ऑफ रुपीज 9300 टू 34,800 इन PB2। उस स्तर का नाम बताइए जिसका सरकारी कर्मचारी PB2 में 9,300 से लेकर के 34,800 रुपए के वेतन में 4,600 रुपए के ग्रेड पे वाले केंद्रीय सिविल पद पर नियुक्त किया गया था, तो उसको लेवल में बांट दिया है। कौन से लेवल में आएगा? ये जो ग्रेड पे 4,600 है तो उसको कौन से लेवल में शामिल किया गया है? आपको मालूम है 7th पे कमीशन की 7 सीपीसी की जो पे मैट्रिक्स है, पे लेवल्स है वो बनाए गए हैं। तो जो 9300 से लेकर के 34,800 और 4600 जिसका ग्रेड पे है उसको कौन से लेवल में शामिल किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए लेवल 6, बी लेवल 7, सी लेवल 8, डी लेवल 9। करेक्ट आंसर इज बी लेवल 7। लेवल 7 में इसको शामिल किया गया है। अगला सवाल है 175. नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू
ग्रुप ए सर्विसेज एंड पोस्ट ऑफ द यूनियन विदाउट डेलीगेटिंग एनी अदर अथॉरिटी, किसी अन्य प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किए बिना संघ के समूह के सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए प्राधिकरण का नाम बताइए। कौन है जो नियुक्ति देता है ग्रुप ए के ऑफिसर्स के लिए, ग्रुप ए के पदों के लिए? सही उत्तर देखते हैं ऑप्शन में ए गवर्नर, बी प्रेसिडेंट, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। करेक्ट आंसर इज बी प्रेसिडेंट। ग्रुप ए के कर्मचारियों का जो नियुक्ति दाता है वो राष्ट्रपति होता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 176, नेम द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट टू ग्रुप बी, सी एंड डी पोस्ट ऑफ द यूनियन। हिंदी अर्थ है संघ के समूह बी, सी और डी पदों पर नियुक्ति के लिए प्राधिकरण का नाम बताइए। कौन होगा प्राधिकरण जो ग्रुप बी, सी और डी के नियुक्ति दाता होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं ए वाइस प्रेसिडेंट, बी गवर्नर, सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी, डी इंक्वायरी अथॉरिटी। सही उत्तर है सी अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो नियुक्ति दाता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा यहाँ पर। ग्रुप ए के ऑफिसर्स हैं उनके लिए तो राष्ट्रपति होता है, परंतु इसके जो बाकी ग्रुप हैं उनके नियुक्ति दाता हैं वो होंगे अपॉइंटिंग अथॉरिटी। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 177, सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मींस, सरकारी सेवक के निलंबन का अर्थ है क्या? मतलब होता है निलंबन का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए काइंड ऑफ पेनल्टी, बी टेम्पररी विदड्रॉल ऑफ ड्यूटीज, सी अटेंडिंग ऑफिस विदाउट सैलरी, डी नन ऑफ दी अबोव। सही उत्तर क्या होगा? बी टेम्परेरी विदड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। उसको अस्थायी रूप से कार्य से अलग किया जाता है, ये कोई पेनल्टी में नहीं आता। सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी। 178, एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी मे नॉट प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन वेयर, कोई नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकता जहां, कौन सी कंडीशन में निलंबित नहीं कर सकता? ऑप्शन ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, बी ही हैज engaged himself in an activity prejudicial to the interest of the security of the state, c a case against the government servant in respect of any criminal offense is under trial, डी ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज डिसोबेड हिज सुपीरियर अथॉरिटी। सही उत्तर होगा डी ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज डिसोबेड हिज सुपीरियर अथॉरिटी। अगर वो अवज्ञा करता है अपने उच्च अधिकारियों का तो उसको सस्पेंशन में नहीं रखा जा सकता। बाकी ऑप्शन में देखते हैं, ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, अगर उनके उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है तो उसको सस्पेंशन में रखा जा सकता है। साथ में ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ एन इन एक्टिविटी प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यहाँ पर तो निश्चित रूप से उसको रखा जाएगा क्योंकि वो राज्य की या स्टेट की सिक्योरिटी से जुड़े हुए कार्यवाही में शामिल है। और ए केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर ट्रायल, अगर उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको सस्पेंशन पर रखा जाएगा। तो यहाँ तीनों कंडीशन में सस्पेंशन पर रखा जाता है, परंतु डी अगर वो डिसओबे करता है, आदेशों का पालन नहीं करता है, तो सस्पेंशन पर नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 179, फ्रॉम द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अंडर विच कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। हिंदी अर्थ देखते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर अटेंडिंग ऑफिस लेट, बी फॉर ए केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, सी फॉर डिसओबीडियंस, डी फॉर पेटी क्वारल्स अमंग्स द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सही उत्तर होगा बी फॉर ए केस अगेंस्ट हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, अगर उसके खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है, क्रिमिनल केस के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो उसको सस्पेंशन में रखा जाएगा, बाकी में नहीं रखा जाएगा। अगर वो लेट आता है तो सस्पेंशन में नहीं रखा जाएगा, अगर वो आज्ञा का पालन नहीं करता है तो भी सस्पेंशन में नहीं रखा जाएगा। साथ में ही पेटी क्वेरल्स मतलब छोटे मोटे झगड़े के लिए भी उसको सस्पेंशन में नहीं रखा जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी।
और T20 क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन है 180। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया और अभी भी उसकी इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं हुआ है। सफोला क्वेश्चन है, आ सकता है आपकी परीक्षा में। हिंदी अर्थ देखते हैं। एक सरकारी कर्मचारी को निलंबन के तहत रखा गया माना जाता है यदि उसे अधिक अवधि के लिए हिरासत में रखा जाता है। कितनी अवधि से अधिक में उसको हिरासत में रखा जाता है तो उसको निलंबित माना जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए 24 आवर्स, बी 12 आवर्स, सी 48 आवर्स, डी 6 आवर्स। करेक्ट आंसर इज सी 48 आवर्स। अगर कोई कर्मचारी है उसको 48 घंटे से अधिक हिरासत में रखा जाता है तो उसको निलंबित समझा जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने टोटल 20 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं T20 क्वेश्चंस के। ये क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि सीसीए रूल्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं और मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। अभी तक हमने 180 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। साथ में ही आज के क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको कौन से पोर्शन पर क्वेश्चंस चाहिए, कौन सा पार्ट है आपका सिलेबस का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जरूर बताएं कमेंट में। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।